हेलो। सो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था किस तरीके से जनपद और महाजनपद का उदय होता है, और उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरीके से साम्राज्य का जो है वो डेवलपमेंट विकास होता है। उसके अंतर्गत हमने अशोक के साम्राज्य के बारे में बात की थी और देखा था कि किस तरीके से जो है वो अपने युद्ध की नीति से बड़ा साम्राज्य जो है वो विकसित होता है एक तरीके से, और उसके बाद में कलिंग युद्ध के बाद में वो दम की नीति अपनाते हैं और उस नीति के तहत वो सोसाइटी में क्या क्या चेंज लाने चाहते हैं वो हमने देखे थे। आज हम देख रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, कि उस समय के गांव और शहर किस तरीके से हुआ करते थे। लोहे के औजारों की अगर बात करें तो हमने महापाषाण जो युग था वहाँ से हमको लोहे के औजारों जो है वो टूल्स देखने को मिलते हैं, या खुदाई में हमें उसके अवशेष मिलते हैं, और उनका जो यूज़ था वो मेजरली जो है वो एग्रीकल्चर में हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू तो हो गया था। महापाषाण कब्रों में जो है लोहे के औजार वगैरह हथियार मिल रहे थे। 2500 साल पहले यानी कि इस से 500 साल पहले जो है वो औजारों का प्रयोग जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ता है, और इसका रीज़न भी होता है कि और ज़्यादा जो है वो लोहे का जो है वो एक्सपोजर होता है कि कौन कौन सी जगह पर लोहा मिल सकता है, उनकी खुदाई होती है, लोहा अयस्क निकाले जाते हैं और अधिक मात्रा में जो है वो लोहे के टूल्स बनाए जाते हैं। जंगलों को साफ़ करने के लिए, कुल्हाड़ियाँ बनाने के लिए और जुताई के जो हल होते हैं उन हलों में फाल बनाने के लिए लोहे का प्रयोग जो है वो होता था। इसकी वजह से हुआ क्या रिजल्टेंट के तौर पे, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस बढ़ेगा तो एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस बढ़ने का रीज़न था टूल्स, जिसमें लोहे का उपयोग जो है वो काफ़ी मात्रा में हो रहे थे, जैसे इस तरीके से। इसके अलावा घरों में भी जो है वो लोहे के टूल्स जो है वो यूज किए जाने लगे थे। अब दूसरा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस बढ़ने का रीज़न था वो था सिंचाई के साधनों का बढ़ना। समृद्ध गांवों के बिना अगर समृद्ध गांव नहीं होंगे तो राजा और उनके राज्यों का बने रहना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि अगर राजा और राज्य को बने रहना है, राज्य को अपने एक्सपांशंस करना है, तो उसके लिए उसको टैक्स की ज़रूरत होती है, सेना रखने की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े जो है वो राज्य को संभालने के लिए प्रशासकों की ज़रूरत होती है। तो जब इतनी चीज़ों की जब ज़रूरत होगी तो उसके लिए धन की भी आवश्यकता होगी। तो उस समय की जिस तरीके की इकोनॉमिक थी तो वो एग्रीकल्चरल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी थी मेजरली, तो उसी से जो है वो ज़्यादातर धन वगैरह आता था। उसके लिए ज़रूरी था कि एग्रीकल्चरल को किस तरीके से बढ़ाया जाए। एग्रीकल्चरल को बढ़ाने के लिए जो है वो सिंचाई की कई सारे साधनों का जो है वो यूज किया जाने लगा। समृद्ध गांव बने, उसकी वजह से कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई जो है वो एक तरीके से महत्वपूर्ण कदम इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह सिंचाई भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हुई औजारों के साथ साथ, और सिंचाई के लिए जो है वो नहरें, कुएँ, तालाब और कृत्रिम जलाशय जो है वो काफ़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। अगर सिंचाई से क्या क्या परिवर्तन हुए अगर ये देखे जाए तो इसमें अब बात करते हैं, जैसे जो राजा था उसको सेना और महल किले बनवाने के लिए धन की आवश्यकता थी। सीक्वेंस वाइज अगर देखें तो किस तरीके से जो है सिंचाई की और ज़्यादा जो है वो ज़रूरत महसूस की गई, तो उसके मद्देनज़र देखा जाए तो राजा को सेना, महल, किले बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और ये धन जो है वो किसानों से कर के रूप में लिया जाता था। अब कर अदा करना है अगर किसानों को, तो उनके लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस को बढ़ाना ज़रूरी था। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस बढ़ेगा जब सिंचाई ज़्यादा से ज़्यादा होगी, सिंचाई संभव हो तब। सिंचाई जब बढ़ने लगी और लोगों ने मेहनत करना शुरू किया और ज़्यादा, तो और ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, किसानों को उसकी वजह से लाभ हुआ और उत्पादन की जो अनिश्चितता थी पहले वो कम हुई, और उसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस बढ़ने से राजस्व भी बढ़ता है, और जब राजस्व बढ़ता है राजा का, तो राजा और सिंचाई की कई सारी योजनाएं बनाते हैं
इसके अलावा जो भी नगर या गांव हैं वहाँ वो धन भी खर्च करते हैं दूसरे जो विकासात्मक जो कार्य होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि गांव जो होते थे वो किस तरीके के होते हैं। गांवों को अगर वर्णन करें तो उपमहाद्वीप में दक्षिणी और उत्तरी दो हिस्सों में जो है वो हम बांट के देख सकते हैं भारतीय पूरे उपमहाद्वीप को। और इनको अलग करने का काम बेसिकली कौन कर रहा था, जो विंध्यन पर्वतमाला थी दक्कन क्षेत्र में स्थित है, जो सेंटर ऑफ इंडिया में पड़ती है, वो एक तरीके से उत्तरी भारत को और दक्षिणी भारत को जो है वो अलग कर रही थी। तो साम्राज्य तो सब जगह फैला हुआ था, लेकिन भौगोलिक कारणों से भारत जो है वो दो भागों में बटा हुआ था। अब जब उत्तरी हिस्से की अगर बात करें तो उसके अधिकांश जो गांव थे, तो इन दोनों ही हिस्सों में जो है वो सोसाइटी को अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो मेजरली उसमें 3 डिवीज़न देखने को मिलते हैं, 3 पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर साउथ की अगर बात करें तो तमिल क्षेत्र कहा जाता था उसे, तो वहाँ एक पार्ट था बड़े भूस्वामियों का, जिसे वेल्लला कहा जाता था। साधारण जो हलवाई होते थे वो दूसरा भाग हुआ करता था, जिसे उनवार कहा जाता था। तीसरा जो वर्ग था वो भूमिहीन मजदूर या दास हुआ करते थे उनका, जिन्हें कडेशियार या अधिमय कहा जाता था, कडेशियार या अधिमय। सो इस तरीके से ये 3 वर्ग हो जाते हैं सोसाइटी के। साउथ की अगर बात करें तो साउथ में तमिल क्षेत्र में कौन कौन से, जो बड़े भूस्वामी हैं उन्हें वेल्लला कहा जाएगा, साधारण हलवाइयों को उनवार कहा जाएगा, भूमिहीन मजदूर या दास को कैडेशियार या अधिमय कहा जाएगा। सो आपको याद रखना है वेल्लला, उनियार और कैडेशियार या अधिमय ये किससे संबंधित है। पहली बात तो कौन से साम्राज्य से संबंधित है या कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं जब ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो वो है मौर्यन साम्राज्य की या ईसा से 500 साल पहले के टाइम की। दूसरी चीज़, भारत के कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो दक्षिणी क्षेत्र या तमिलियन जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित है। अब बात करते हैं उत्तरी हिस्से की। तो उत्तरी हिस्से में भी जो है वो मेजरली 3 डिवीज़न देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको अलग तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता था, उनके अलग नाम हुआ करते थे। जैसे जो गांव का जो प्रधान होता था, एक तरीके से यहाँ की व्यवस्था अलग थी। तो जो गांव की जो व्यवस्था देखने को मिलती है, तो जो गांव का जो प्रधान होता था उस व्यक्ति को ग्राम भोजक कहा जाता था। और ग्राम भोजक जो होता वो एक ही परिवार के लोग इस पद पर जो है वो कई पीढ़ियों तक बने रह सकते थे। अर्थात ये ग्राम भोजक का जो पद था वो वंशानुगत था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था वो इस ग्राम भोजक पद पर बैठता था। तो उत्तरी और दक्षिणी भाग में अगर सिमिलरिटी क्लासिफिकेशंस की देखें तो जो बड़ा भूस्वामी वर्ग है, ग्राम भोजक को हम नॉर्थ के वेल्लला से जो है वो रिलेट कर सकते हैं, जिसको साउथ के वेल्लला से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। साउथ में जैसे वेल्लला कहा जाता था बड़े भूस्वामी को, उसी बड़े भूस्वामी को नॉर्थ में जो है वो ग्राम भोजक कहा जाता था। इसी तरीके से जो प्रभावशाली दूसरा जो वर्ग हुआ करता था समाज में, जो कि दूसरा जो वर्ग था वो स्वतंत्र कृषक का हुआ करता था। ठीक है, स्वतंत्र जो कृषक था उसे गृहपति कहा जाता था। तो वहाँ हमने देखा था साउथ में जो दूसरा वर्ग था, जो जिन्हें हमने साधारण हलवाई होते थे उन्हें उनवार कहा था। तो इस वर्ग को नॉर्थ में क्या कहा जा रहा है, जो स्वतंत्र कृषक वर्ग था उसे गृहपति कहा जा रहा है। और जो सबसे छोटा, इनमें से जो है वो ज़्यादातर छोटे किसान हुआ करते थे और तीसरा जो वर्ग था वो ऐसे स्त्री पुरुषों का था नॉर्थ में जो जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। तो वहाँ पर हमने देखा था कि तीसरा वर्ग जो था, जो कि भूमिहीन मजदूर के रूप में हमने डिनोट किया था या शासन दास के रूप में हम बता रहे थे, जिन्हें कैडेशियार या अदमी कहा जाता था। नॉर्थ में जिनके पास ऐसे स्त्री पुरुष जिनके पास ज़मीन नहीं थी तो उन्हें दास कर्मकार कहा जाता था, दास या कर्मकार कहा जाता था, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर जो है वो काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी।
तो इस तरीके से ये 3 मेजर डिवीज़न देखने को मिलते हैं। कुछ फैक्ट्स ग्राम भोजक के बारे में अगर देखें तो यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था और साधारणतः इसकी जो ज़मीन होती थी उस पर दास और मजदूर काम करते थे। तो क्योंकि वो गांव का सबसे बड़ा पद में सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो सीधी सी बात है कि वो बड़ा भूस्वामी है तो वो खुद तो काम करेगा नहीं, वहाँ पर जो दास होंगे मजदूर होंगे वही काम करेंगे। इसके अलावा प्रभावशाली भी था वो, काफ़ी गांव में सबसे ऊंचे पद पर था तो प्रभावशाली था, तो उसके पास टैक्स वसूल करने का काम भी जो है वो राजा के द्वारा उसको दिया गया था। इसके अलावा वो न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करता था। सो ग्राम भोजक के पास कौन कौन सी पावर थी वो जब देखते हैं तो बड़ा भूस्वामी है, ठीक है, प्रभावशाली है, कर वसूल करने की इसके पास पावर है, न्यायाधीश की तरह भी ये काम कर रहा है और कभी कभी ये पुलिस की तरह भी काम कर रहा है। तो ये सारी इसकी जो है वो कुछ विशेषताएं हो जाती है और इस पर स्टेटमेंट बना के जो है वो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सो मेजरली हमने 3 डिवीज़न देख लिए, नॉर्थ और साउथ दोनों जियोग्राफी के अंदर। अब आगे चलते हैं नगरीय व्यवस्था के बारे में। नगरीय व्यवस्था की अगर बात करें तो नगरीय व्यवस्था क्या कहती है, और कुछ कहानियों के माध्यम से और यात्रा विवरण और मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व की जो खोजें होती हैं उनसे हम नगरीय व्यवस्था का जो है वो अनुमान लगाते हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक प्राचीन तमिल की रचनाओं के बारे में कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं। जो तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना जो है वो 2300 साल पहले की गई थी और इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरै के जो कवि हैं उन कवियों के सम्मेलन में इनका जो है वो संकलन देखने को मिलता है, मदुरै के कवियों में। सो गांव में रहने वालों के लिए तमिल नामों का उल्लेख जो है वो यहाँ पर किया गया है और वे संगम साहित्य में जो है वो पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं, संगम साहित्य में जो है ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नगर की। तो जातक जो होते हैं, जातकों के बारे में हमने सुना हुआ होगा कि जातक जो होती है वे कहानियाँ होती हैं जो कि आम लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी और बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन करने का जो है वो कार्य किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है और जिसमें ये बताया गया है कि यह एक निर्धन किस तरह से जो है वो धीरे धीरे जो है वो धनी बनता है, ठीक है। तो ये एक जातक कहानी यहाँ पे दी गई है। और प्राचीन जो नगर है उन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ दूसरे स्रोतों से भी पता चलता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं उनको मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों और प्रवेश द्वारों पर जो है वो सजाया जाता था जहाँ पर लोग आते थे। देखिए अगर यहाँ पर कुछ उसके एग्जाम्पल, तो ये जिस तरीके से मूर्तिकला का जो नमूना देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेलिंग बनाई गई है, इसके ऊपर भी रेलिंग है। तो 2 मंजिला घर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर लोग ऊपर बैठे हुए हैं कुछ। इसके अलावा ये पत्थरों में जो है वो खुदाई करके इस तरीके से जो है वो बनाए गए। तो ये शहरी जीवन का एक जो है वो दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पशु मिल रहे हैं, ठीक है। सो इसके बारे में अब पढ़ेंगे। सो महाजनपदों की जो राजधानियों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में देखा था और कुछ शहर जो है वो परकोटे से घिरे हुए थे, ये हमने देखा था। कई सारे अनेक शहर ऐसे भी थे जिनमें वलयकूप जो है वो मिलते हैं। वलयकूप क्या होते हैं, इस तरीके से ये जो है वो वलयकूप है, ठीक है। वलयकूप जो होते थे ये गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे और वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। तो इनका घरों में भी यूज होता था। इसके अलावा जो कारखाने हुआ करते थे वहाँ पर भी ये बनाए जाते थे। और होते क्या थे, तो ये नाली या फिर कूड़ेदान के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त किए जाते थे इनको, या गुसलखाने के रूप में इनका यूज होता था। महलों, बाजारों, आम घरों के अवशेष और बहुत से कम मिले हैं इसमें, ठीक है। नगरीय व्यवस्था के तहत जो महल जो मिलते हैं या बाजार जो मिलते हैं या आम घरों के जो अवशेष हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं और हो सकता है कि वो लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों के बनाए जाते होंगे। इस वजह से वो जो है वो अब तक जो है वो टिक नहीं पाए, डिग्रेड हो गए समय के साथ में। देन प्राचीन जो शहर थे उनके बारे
बारे में वहाँ गए जो नाविक और यात्रियों के जो विवरण मिलते हैं, उस समय के जो शहर हुआ करते थे उनका विवरण या तो नाविकों के विवरणों में मिलता है, या जो यात्री बाहर से आए थे वो जो भी इन शहरों का वर्णन करते हैं अपने लिटरेचर में, तो उसका विवरण हमें वहाँ से देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एक बेरिगोजा, भरूच जो जगह है उसका यूनानी नाम जो है बेरिगोजा था, और वहाँ का एक विवरण देखने को मिलता है कि बेरिगोजा, कोई यात्री जो है ये विवरण कर रहा है कि बेरिगोजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना जो है वो मुश्किल था। राजा के द्वारा नियुक्त जो कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे होते थे वही यहाँ पर जहाज ला सकते थे, अर्थात जो कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों को राजा के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, ये जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा बेरिगोजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्के, इन सब चीज़ों का आयात होता था। तो कौन कौन सी चीज़ें हम उस समय आयात किया करते थे, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। और एक्सपोर्ट किन चीज़ों का करते थे, तो उसके तहत हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कॉर्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से जो है वो हम एक्सपोर्ट किया करते थे। सो राजा के लिए व्यापारी जो है वो विशेष उपहार लेके आते थे, और उपहारों के मद्देनजर जो है देखा जाए तो चांदी के बर्तन, गायक और किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े, तो ये कई सारे व्यापारी जो है बाहर से जो आते थे वो राजा के लिए इन्हें उपहार स्वरूप जो है वो लेके आते थे। तो ये एक तरीके की उस समय का सोशल स्ट्रक्चर या उसका ट्रेड किस तरीके से, व्यापार किस तरीके से था, उसका एक छोटी सी झलक यहाँ पर विवरण में देखने को मिलती है। अब जिन जिन पत्तनों पर वो जिसका भी ये विवरण दिया जाता है यात्री के द्वारा, तो वो जहाँ पर भी बंदरगाहों पर, पत्तन बेसिकली बंदरगाहों को कहा जाता है। तो भरूच क्योंकि समुद्र के किनारे स्थित था, तो एक बड़ा बंदरगाह था वो उस समय का। तो जिन जिन पत्तनों पर वह जाता है उन सभी के बारे में वो लिखता है, और भरूच जो है वो उसमें से एक जहाँ का विवरण वो करता है। अब बात करते हैं सिक्कों की। सिक्कों की बात करें तो सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं, और सबसे पुराने आहत सिक्के जो मिलते हैं वो इसी युग के मिलते हैं, जो करीब 500 साल पहले चले थे, और इस तरीके से दिखते थे। एक साइड से ये आहत होते थे, दूसरी साइड से सपाट। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने की वजह से इन्हें आहत सिक्के जो है वो कहा जाता था। अब बात करें अगर विनिमय के अन्य साधनों की, तो संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसको पढ़ के जो है वो थोड़ा सा अनुमान हम लगा सकते हैं कि विनिमय किस तरीके से हुआ करता था। तो समुद्र के किनारे नमक का जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, और नमक की जो व्यापार जो है वो भी एक महत्वपूर्ण व्यापार था उस समय के लिए। इसके अलावा आप देखते हैं नगर, उसकी कुछ गतिविधियों के बारे में कि किस तरीके से नगर जो हैं वो महत्वपूर्ण गतिविधियों के केंद्र बने। सो मथुरा की अगर बात करें, जो कि कई कारणों से जो है वो फेमस भी था उस समय, एक महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था मौर्य साम्राज्य के तहत। 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा। यातायात और व्यापार की दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। जैसे भारत का जो नक्शा है तो नॉर्थ और साउथ में अगर देखा जाए तो ये सेंटर में पड़ता था मथुरा यहाँ पे। सो नॉर्थ और साउथ को भी कनेक्ट करता था, और ईस्ट और वेस्ट को भी कनेक्ट करता था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर एक रास्ता जाता था, और दूसरा रास्ता नॉर्थ से साउथ की ओर। शहर के चारों ओर जो है वो किलेबंदी थी, और कई सारे मंदिर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आसपास के जो किसान और पशुपालक जो थे वो शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाया करते थे।
यानी कि जो छोटे मोटे गांव थे आसपास में, वो बेसिकली एग्रीकल्चर का काम करते थे और वो इस शहर में रहने वाले लोगों को अपना धान ला के बेचते थे। इस तरीके से जो है वो शहर के लोगों के लिए भोजन जुटाने का कार्य आसपास के जो है वो गांवों के द्वारा होता था और ये एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। मथुरा में बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का जो है वो केंद्र हुआ करता था। तो मूर्तिकला के रूप में अगर देखा जाए तो मथुरा जो है वो काफ़ी फेमस था। किसान और पशुपालक शहर में आने वालों के लिए भोजन जुटाते थे यहाँ पे, और मूर्तिकला के लिए जो है ये केंद्र फेमस था। 2000 साल पहले मथुरा जो है वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनता है और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। कई सारे बौद्ध विहार यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जैन मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। मथुरा में प्रस्तर खंड, पत्थरों के जो खंड मिलते हैं और मूर्तियाँ मिलती हैं, उन मूर्तियों पर काफ़ी सारे अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख होते हैं। स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा इसमें जो व्याख्यान मिलते हैं उसमें स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख मिलता है। और शहर के जो राजा और रानी, इसके अलावा अधिकारी या व्यापारी, शिल्पकार, इस प्रकार के जो है वो दान किया करते थे। उदाहरण के लिए जो मथुरा है, मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले और माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के जो है वो उल्लेख भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शिल्प और शिल्पकार की अगर बात करें, शिल्प और शिल्पकारों की अगर बात करें तो हमने देखा जैसे मथुरा में जो अभिलेख मिलते हैं उसमें हमें सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले या माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले, तो ये सारे कौन हैं? ये ट्रेडर ही तो है, व्यापारी तो हुआ करते थे। बेसिकली जो शिल्पकार हुआ करते थे वही तो होते थे, इन्हीं की वजह से तो ट्रेड हो रहा था। शिल्पकार और शिल्पकारों की बात करें तो पुराने स्थलों से जो भी शिल्प के नमूने मिलते हैं उसमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन देखने को मिलते हैं। तो एक तो पतले बर्तनों का मतलब है उनकी उस क्षेत्र में, या ये जो कला थी वो कितनी निपुणता थी कि उन्होंने पतले बर्तन बनाए और बावजूद उसके वो काफ़ी सुंदर थे। तो ये निपुणता देखने को मिलता है, उनका कौशल देखने को मिलता है। उत्तरी काले चमकीले पात्र जो है मुख्यतया इनकी विशेषता हुआ करती हैं, जो कि देखने को मिलते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो उपमहाद्वीप है उसके उत्तरी भाग में ये मिले हैं, इसलिए इनको उत्तरी कहा जाता है। और काले और चमकीले रंग के थे, काले एंड एक खास चमक उनमें हुआ करती थी, दैट्स वाई इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। अन्य दूसरे शिल्पों की बात करें तो उनके अवशेष अभी तक बचे हुए नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा मात्रा में मिलते नहीं हैं। विभिन्न जो ग्रंथ है उससे हमें पता चलता है कि जो कपड़ों का उत्पादन है वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था उस समय। और उत्तर में जो वाराणसी नगर है और दक्षिण में जो मदुरै नगर है वो कपड़ों के उत्पादन का महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? वाराणसी और मदुरै, जहाँ पर कपड़ा निर्माण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों ही कार्य करते थे। कई सारे शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने जो है वो संघ बनाते थे। तो जिस तरीके से आज के समय में ट्रेड यूनियन देखने को मिलती हैं, व्यापारिक संघ देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार उस समय भी जो है वो शिल्पकार और व्यापारियों के द्वारा संघ बनाए जाते थे और इन्हें श्रेणी कहा जाता था। तो श्रेणी का संबंध किससे है? तो शिल्पकार या व्यापारियों के संघ से। शिल्पकारों की जो श्रेणियाँ हुआ करती थी, ये जो श्रेणी या ग्रुप होते थे, उनका काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना होता था। ठीक है, तो मेजरली इनका काम क्या था? ट्रेनिंग देना और जो कच्चा माल कहाँ से आएगा उसका प्रबंध करना और तैयार जो माल है उसको कहाँ भेजना है ये देखने का काम श्रेणी के द्वारा या श्रेणी में जो लोग हुआ करते थे उनके द्वारा ये काम किया जाता था। और जो व्यापारी हुआ करते थे उनकी श्रेणियाँ व्यापार का संचालन किया करती थी। तो इस तरीके से हर एक के लिए हर स्तर पर जो है वो डिवीज़न देखने को मिलता है, एक ग्रुपिज्म देखने को मिलता है, एक यूनियन फॉर्म देखने को मिलती हैं व्यवस्थित रूप से। श्रेणियाँ जो थी वो बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा
रखते थे और धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। तो एक तरीके से ये बैंकों के रूप में भी कार्य कर रहे थे। जिसको धन की आवश्यकता होती थी उनको धन दिया करते थे और जिनके पास सरप्लस धन हुआ करता था वो अपना धन यहाँ पर श्रेणियों के पास में जमा करवा सकते थे। उससे मिले जो लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, यानी कि वो ब्याज की फॉर्म में जिस तरीके से बैंक अपना कुछ पार्ट रख लेता है उसी तरीके से जो है वो मठ या धार्मिक संस्थानों को भी कुछ धन जो है वो उस समय दिया जाता था। तो दान का भी यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोविज़न था, समाज में उसका प्रचलन था। अब बात करते हैं अरिकामेडु, जो एक जगह है पुडुचेरी जो जगह है उसी का प्राचीन नाम है अरिकामेडु। वहाँ की एक स्पेसिफिक जो है वो समय विशेष के अंदर वहाँ की व्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन हुआ करता था। पतन अर्थात बंदरगाह हुआ करता था। दूर दूर से जो है वो जहाज़ यहाँ पर सामान उतारते थे और ईंटों से बना एक ढांचा मिला है यहाँ पे, जो कि संभवतया ये गोदाम हो सकता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित जो एक पात्र है उसका अरिकामेडु में मिलना यह दिखाता है कि इस जगह का कितने दूर के जो प्रदेश थे उनके साथ में ट्रेड रिलेशन हुआ करता था। शराब या तेल जैसे जो तरल पदार्थ रखने वाले बेसिकली पात्र होते हैं उसे कहा जाता है एम्फोरा। आपने पुरानी मूवीज़ में भी देख रखा होगा, लकड़ी के इस तरीके से बक्से होते हैं और इन्हें दोनों तरफ से जो है वो पकड़ा जा सकता है हॉलीवुड मूवीज़ में वगैरह। तो इसमें तेल भी डाला जा सकता है और शराब भी डाली जा सकती हैं और दूर दूर से इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये पात्र जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हथे हुए करते थे। साथ ही एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिलते हैं। ठीक है, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो ये इटली से संबंध दिखाता है। भूमध्य सागरीय एम्फोरा यूरोप से संबंध दिखाता है। तो यूरोप से भी ट्रेड हुआ करता था आज से 2000 साल पहले। इसे मोहरे लगे सांचे पर गिली जो चिकनी मिट्टी होती है उसको दबाकर बनाया जाता था और कुछ ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनका डिजाइन रोम का था किंतु वे बनाए यहीं पर गए थे। तो रोम की डिज़ाइन से भी वो काफ़ी ज़्यादा लगता है कि यहाँ के लोग जो है थोड़े प्रभावित थे, या फिर ये हो सकता है कि उनको ऐसे सामान बनाने हो जो कि रोम एक्सपोर्ट करने हो, तो वहाँ के लोगों की पसंद के हिसाब से जो है ये अपने यहाँ पर इनोवेशंस भी ला रहे थे। तो ये इनोवेशंस का और कॉमर्स का एक अलाइन देखने को मिलता है यहाँ पे। और इसके अलावा रोमन लैंप, शीशे के जो बर्तन होते हैं वो, और रत्न भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, अवशेष मिल जाएंगे। छोटे छोटे कुंड मिले हैं यहाँ पर, संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र हो सकते हैं। और शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर जो है उससे मन के बनाने के पर्याप्त जो है वो साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर बर्तनों पर जो है वो ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखे हुए मिलते हैं कुछ, जो कि तमिल भाषा के लिए एक लिपि का प्रयोग किया गया है। तमिल जो है वो भी ब्राह्मी अभिलेख यहाँ पर ये डिनोट हो रहा है। अब बात करते हैं कि इसी टाइम पीरियड के अंदर विश्व के अन्य जगह पर किस तरीके की व्यवस्था एक डेवलप हो रही थी। तो उसमें रोम का अगर उल्लेख करें तो रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। काफ़ी बड़ा साम्राज्य हुआ करता था रोम में, और उसकी राजधानी रोम हुआ करती थी। यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला यह साम्राज्य था। और शासकों में से एक शासक है ऑगस्टस। तो ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले जो है यहाँ पर रोम में शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बना दिया है। तो वो अपने शहर को जो है वो या खुद के जो साम्राज्य था उसका किस तरीके से वो बखान करता है। ऑगस्टस और उसके बाद के जो भी शासक हुए वो यहाँ पर कई सारे मंदिर महल बनवाते हैं। और ऑगस्टस ने कई सारे बड़े बड़े रंग महल, जिन्हें एम्फी थिएटर भी कहा जाता है, खुले मंच,
जहाँ पर जो है वो कला प्रदर्शित की जाती थी वो बनवाता है। चारों तरफ इसमें दर्शक बैठा करते थे और सीढ़ी नुमा जगह होती थी, जैसे स्टेडियम होते हैं उस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए। स्त्रियाँ और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित हुआ करते थे और लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते और बड़े बड़े जलवाही जो सेतु एक्वाडक्ट हुआ करते थे उसके जरिए शहरों के जो स्नानागार है, फव्वारे हैं, गुसल खाने हैं, उनके लिए यहाँ पर पानी लाया जाता था। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। क्या देखा हमने? तो लोहे के प्रयोग की शुरुआत आज से 3000 साल पहले यानी 1000 ईसा पूर्व होती है। देन लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी होती है तो नगर और महानगरों का निर्माण होता है। आहत सिक्के यहाँ पर देखने को मिलते हैं 2500 साल पहले, सबसे पहले के साक्ष्य। इसके अलावा संगम साहित्य की रचना देखने को मिलती है जिसकी शुरुआत होती है तमिल से 2300 साल पहले, और अरिक्यामेडु सबसे लास्ट में हमने जिक्र किया जो कि एक बंदरगाह हुआ करता था, नगर हुआ करता था, और 2200 से 1900 साल पहले का ये नगर है जिसके संबंध, व्यापारिक संबंध भी जो है वो यूरोप से देखने को मिलते हैं। तो होप यू लाइक दिस लेक्चर और रिवाइज कीजिए इसे। ओके।